हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि हमने न्यूट्रिशन साइंस समाप्त कर लिया है। हमने स्टार्ट कर दिया है टेक्सटाइल पढ़ना। इससे पहले आपकी 3 टेक्सटाइल की प्रैक्टिस सेट हो चुकी हैं। अगर अभी तक आपने क्लास नहीं देखी है तो एक बार जाकर ज़रूर लीजिएगा और इंट्रो क्लास लेना मत भूलिएगा। आपको पता होगा कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि हमें कौन-कौन से टॉपिक और कैसे पढ़ने हैं। तो इससे पहले जो आपकी 3 प्रैक्टिस सेट हुई हैं, उसमें हमने थोड़ा-सा टेक्सटाइल की हिस्ट्री के बारे में समझा था, रेशों के गुण के बारे में समझा था, रेशों का हमने वर्गीकरण देखा था, साथ ही साथ जो हमारी कल की क्लास थी, उसमें हमने कपास के टॉपिक को डिस्कस किया था। आज की जो आपकी प्रैक्टिस सेट है, उसमें हम पढ़ने वाले हैं लिनन और जूट से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं, उनको हम आज डिस्कस करेंगे। कल की क्लास में भी हमने कुछ लिनन के क्वेश्चन देखे थे, बट अभी काफ़ी क्वेश्चन बचे हैं, तो आज हम उनको डिस्कस कर लेंगे और हमारा लिनन के साथ-साथ आज जूट का भी टॉपिक समाप्त हो जाएगा। मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ कि कल जो हम डिस्कस करेंगे, वो सिल्क का यानी कि रेशम के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो कल की क्लास में आप सिल्क को यानी कि रेशम को पढ़कर आइएगा। रेशम से जितने भी क्वेश्चन बन सकेंगे, हम कल उनको डिस्कस करेंगे। और कल आपका सिंगल टॉपिक ही रहेगा रेशम, क्योंकि आपको पता है कि रेशम एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते ही हैं। रेशम के साथ-साथ जब हम वूल की बात करेंगे, तो वहाँ से भी आपके काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे और उसको भी हमें 1 दिन में डिस्कस करना पड़ेगा। अगर 1 दिन में नहीं हो पाएगा ये, तो हम 2 दिन में डिस्कस कर लेंगे, ठीक? चलिए, बढ़ते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, उच्च कोटि के लिनन के रेशे की प्राप्ति होती है कहाँ से? नीले फूल वाले फ्लैक्स के पौधे से, सफेद फूल वाले फ्लैक्स के पौधे से, दोनों से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये पता होगा कि जब हम बात करते हैं लिनन की, तो लिनन के पौधे से हमें 2 प्रकार के फूल मिलते हैं। एक तो आपको नीला फूल मिलता है और एक आपको सफेद फूल मिलता है। जो आपका उत्तम कोटि का लिनन होता है, उत्तम कोटि का लिनन आपको नीले फूल से प्राप्त होता है। जो नीला फूल होता है, उससे आपको उत्तम कोटि का जो है लिनन प्राप्त होता है। अगर हम बात करेंगे सफ़ेद लिनन की, सफ़ेद फूल की, तो सफ़ेद फूल से आपको निम्न कोटि का लिनन प्राप्त होता है, ठीक? तो ये दोनों पॉइंट ध्यान रखेंगे, ये दोनों ही आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। हम लिनन के वृक्षों से एक तो उसके तने से हम क्या करते हैं, एक तो उसके तने से हम बनाते हैं कपड़े, रेशे बनाते हैं और इससे हमें जो बीज प्राप्त होता है, उस बीज से हम तेल निकालते हैं, ठीक? तो क्वेश्चन आपसे तेल से नहीं बल्कि इसी बीज से ये तने से पूछा जाता है कि लिनन के पौधे हमें मतलब लिनन हमें किस पौधे से प्राप्त होता है? तना है, बीज है, पत्ती है, क्या है? साथ ही साथ इसके बारे में ये किसका प्रतीक माना जाता है? लिनन मिस्र की भूमि को क्या कहते हैं? लिनन की भूमि कहते हैं या लिनन की भूमि किसे कहते हैं? मिस्र को कहते हैं। तो ये कई यहाँ पर पॉइंट आते हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। तो हर क्वेश्चन को मतलब हर एक बिंदु को यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। अब क्वेश्चन के फॉर्म में हर एक बिंदु को रखना सही नहीं होगा, तो आप कुछ बेसिक सी चीज़ें होती हैं जो कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं। हालाँकि क्वेश्चन के माध्यम से आगे-पीछे कहीं न कहीं डिस्कस होते रहते हैं। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सर्वोत्तम किस्म के लिनन का उत्पादन होता है, क्या अमेरिका में होता है, मिस्र में होता है, पाकिस्तान में होता है या फिर आयरलैंड में होता है? तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, जब हम लिनन की भूमि मिस्र को कहते हैं, तो सर्वोत्तम किस्म का लिनन भी आपको यहीं से मिलता होगा। ये दिमाग में आपके आ रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो आपको सर्वोत्तम किस्म का लिनन प्राप्त होता है, वो आपको मिस्र से ना प्राप्त होकर आपको आयरलैंड से प्राप्त होता है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि हम पढ़ते हैं क्या कि
लिनन की भूमि किसे कहते हैं? मिस्र को। लेकिन सर्वोत्तम किस्म का जो लिनन आपको उत्पादित किया जाता है, वो मिस्र में नहीं बल्कि कहाँ पर? आयरलैंड में किया जाता है। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। लिनन की भूमि कहा जाता है, अभी-अभी हमने डिस्कस किया कि जो मिस्र है, ये मित्र हो गया है, तो जो मिस्र है आपका, मिस्र को हम लिनन की भूमि के नाम से जानते हैं और सर्वोत्तम किस्म का जो हमें लिनन प्राप्त होता है, वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? वो हमें आयरलैंड से प्राप्त होता है। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। विश्व में लिनन का सर्वाधिक उत्पादन होता है, कहाँ पर होता है? रूस में होता है, स्विट्जरलैंड में होता है, आयरलैंड में होता है या फिर आपके इंडिया में होता है? तो जब हम बात करते हैं विश्व में सर्वाधिक लिनन के उत्पादन की, तो विश्व में सर्वाधिक जो लिनन का उत्पादन होता है, वो आपका कहाँ होता है? वो आपका होता है रूस में। कहाँ पर होता है? तो वो आपका रूस में होता है। ठीक? अगला क्वेश्चन है, इससे पहले वाला क्या हमने देखा था? ये मिस्र की भूमि देखा था। ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका, लिनन के रेशों का रंग होता है, जो लिनन के रेशे हैं, उनके रेशों का रंग कैसा होता है? क्या वो आपका सफ़ेद होता है, नीला होता है, भूरा होता है या फिर हल्का पीला होता है? देखिए, यहाँ पर रेशों की बात हो रही है और अभी जो आपने नीला और सफ़ेद देखा था, वो क्या था? तो वो आपका फूल का रंग था। जब आप रेशों को पढ़ते हैं ना, तो इसमें कई बार आप कई कलर पढ़ते हैं, जैसे कच्ची अवस्था में कैसा रंग होता है, पक्की अवस्था में कैसा रंग होता है। नॉर्मल आपसे अगर पूछा जाता है कि कपास का या लिनन का रंग कैसा होता है, तो सबका अलग-अलग हो जाता है। कच्ची अवस्था में पूछा जाएगा तो अलग रहेगा, ठीक? अभी आपको आगे सब कुछ मिलने वाला है, बस जब आप ये रंग वाला क्वेश्चन कर रहे हो, तो थोड़ा ध्यान से रखिएगा क्योंकि आपके यहाँ पर कन्फ्यूज़ होने का चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक? अभी जो आपने नीला और सफ़ेद सुना था वो फूल का नाम था, लेकिन यहाँ पर लिनन के रेशे की बात की जा रही है कि लिनन के रेशे का रंग कैसा होता है। तो हमें पता है कि जो लिनन के रेशे का रंग है वो हल्का पीला होता है। कैसा होता है? तो वो आपका हल्का पीला होता है। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। मम्मी को लपेटने के लिए किस वस्त्र का उपयोग किया जाता था? कपास का, रेशम का, लिनन का, ऊन का? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो मम्मी लपेटने का कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ पर आपने देखा था? मिस्र में सुना था। तो मिस्र में मम्मी को लपेटने के लिए किस कपड़े का उपयोग करते हैं? लिनन का उपयोग करते हैं। लिनन किसका प्रतीक है? शीतलता का प्रतीक है। ठीक? शांति का प्रतीक है, वैभव का प्रतीक है। इन सब पॉइंटों को आप ध्यान रखिएगा। ठीक? मम्मी को लपेटने के लिए आप कैसे कपड़े का इस्तेमाल करते हैं? तो लिनन के कपड़े का करते हैं। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। कहा जा रहा है कंघी करने से, आप जब किसी भी रेशे का मैन्युफैक्चरिंग पढ़ते हैं तो वहां पर आप एक कॉम्बिंग नाम सुनते हैं। क्या सुनते हैं? कॉम्बिंग। कॉम्बिंग का मतलब कंघी करना। और ये आपने प्रक्रिया में पढ़ा था जब आप पढ़ते हैं कि हम रेशों को बनाने की प्रक्रिया जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम कॉम्बिंग नाम सुनते हैं। कॉम्बिंग का मतलब क्या होता है? कॉम्बिंग का मतलब होता है कंघी करना। और अगर आपने टेक्सटाइल की सेकंड क्लास यानी कि जो टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजी हम पढ़ते हैं, अगर आपने उसकी क्लास ली है तो डेफिनेटली आपको पता होगा ऐसे-ऐसे टर्म हमने वहाँ पर डिस्कस किए थे, जैसे कैलेंडरिंग क्या है, मर्सराइजिंग क्या है, साइजिंग क्या है, टेंटरिंग क्या है, कॉम्बिंग क्या है, गिनिंग क्या है, पोर्ट्स क्या हैं और तमाम ऐसे शब्द हमने वहाँ पर चर्चा किए थे। तो वो आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। देखिए, हर एक जो आपका ब्रांच है ना, उसमें कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी हैं, अगर आप उसमें से देखेंगे तो कम से कम पचासों ऐसे टर्मिनोलॉजी आपको मिल जाएँगे। 50 तो आई थिंक मैं बहुत कम कह रही हूँ, आप 100 मान कर चलिए कि 100 आपको टर्मिनोलॉजी ऐसे मिल जाएँगे, जो अगर आप उसे याद कर लेते हैं ना, तो भी आपके काफ़ी क्वेश्चन और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपके वहीं से क्लियर हो जाते हैं। ठीक? जैसे
अगर हम बात करें न्यूट्रिशन साइंस की, तो उसमें भी तमाम टर्मिनोलॉजी हैं। अगर हम बात करते हैं टेक्सटाइल की, तो उसमें तो हम टर्मिनोलॉजी पढ़ते ही पढ़ते हैं। इसी के साथ-साथ जब हम बात करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की, तो चाइल्ड डेवलपमेंट में भी कई ऐसे टर्मिनोलॉजी हैं जो कि हमें पहले ही समझने की आवश्यकता होती है और डायरेक्ट उन टर्मिनोलॉजी से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपके 3 मेन ब्रांच ऐसे हैं जहाँ से आपसे टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। और साथ ही साथ ये अगर आप टर्मिनोलॉजी याद कर लेते हैं, तो जब आप टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये आपको बहुत हेल्प करते हैं, ठीक? यहाँ पर हमें बताना है कि कंघी करने का मतलब क्या होता है, यानी कि कॉम्बिंग करने का मतलब क्या होता है? क्या रेशे सुलझकर सीधे एवं समानांतर हो जाते हैं? रेशे में चमक बढ़ती है? रेशे की पैक्टिन हटा दी जाती है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कंघी करने का हमारा मतलब ये होता है कि रेशे सुलझकर सीधे और समानांतर हो जाएं। जरा आप हमें ये बताएंगे कि रेशों में चमक बढ़ाने के लिए कौन-कौन सी परिचर्या की जाती है? कोई 2 उदाहरण आप हमें बता दीजिए। हमने पिछली क्लास में 2-2 3-3 बार डिस्कस कर रखे हैं और 1-2 परिचर्या नहीं, कई परिचर्याएँ हमने ऐसी देखी हैं जो कि रेशों पर चमक लाने के लिए हम ये प्रक्रिया करते हैं, ठीक? या वस्त्रों पर चमक लाने के लिए हम ये प्रक्रिया करते हैं। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। लिनन की फसल तैयार करने में कितना समय लगता है? या हम ऐसे पूछें कि लिनन का जो पौधा है, वो कितने वर्षीय है? 1 वर्षीय है, 2 वर्ष का है, 5 वर्ष का है, 7 वर्ष का है। तो लिनन का जो पौधा होता है, वो तो 1 वर्षीय होता है, लेकिन ध्यान रखेंगे लिनन की फसल को तैयार करने में जो समय लगता है, वो आपको 7 वर्ष का समय लगता है। लिनन के लिए हम पूरे 6 साल तक अपनी ज़मीन को लिनन के उगाने योग्य बनाते हैं। लिनन के लिए मतलब एक फसल तैयार करने के लिए, इस लिनन के एक फसल को तैयार करने के लिए हमें 7 साल का समय देना होता है अपनी उस ज़मीन पर। उस अपने ज़मीन को हम लिनन के उगाने योग्य बनाते हैं। जब एक ज़मीन पर एक फसल 7 साल ले रहा है, तो वैसे भी इसकी कीमत कितनी बढ़ जाएगी, आप ये सोच कर देखिए, लिनन क्यों महँगा है। लिनन को बनाने में कितना समय लग रहा है, लेकिन लिनन के फसल को तैयार करने में कितना समय लग रहा है? 7 साल, 7 साल समय कम नहीं होते हैं, बहुत होते हैं, वो भी एक फसल को देने के लिए, ठीक? तो ये आपका 7 वर्ष में और आप जितना भी पढ़ेंगे मतलब चाहे आप रेशम पढ़ेंगे, चाहे आप सॉरी सिल्क तो रेशम ही है, चाहे आप ऊन के बारे में पढ़ेंगे, कपास के बारे में पढ़ेंगे, जूट को देखेंगे, तो ये सारे मतलब 1 वर्ष के अंदर यानी कि 1 वर्षीय वाले रेशे हैं, 1 वर्ष के अंदर-अंदर तैयार होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं लिनन की ना, तो लिनन 7 वर्ष का समय लेता है। ठीक? चलिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। लिनन के बीज बोने का समय है। लिनन का बीज जो है वो बोया जाता है, लेकिन इसके बोने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? जनवरी फरवरी का, अप्रैल या मई का, अगस्त या सितंबर का, नवंबर या दिसंबर का? तो जब हम लिनन के बोने की बात करते हैं, तो लिनन के बीज को बोने का जो समय है, वो सबसे अच्छा समय आपका होता है अप्रैल का। मतलब ना बहुत ठंडी हो, ना बहुत गर्मी हो। हालाँकि इस बार तो गर्मी बहुत जल्दी आ रही है। तो इस समय में आपको लिनन के बीज बोने चाहिए, ठीक? जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मधुमक्खियों को ये पाला जाता है, मधुमक्खियों को पाला जाता है, ये सबसे अच्छा समय कौन-सा होता है? अगर आपको याद है तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये आपके सीटेट में बार-बार पूछा जाता है प्राथमिक लेवल पर, ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। लिनन जो है, लिनन के लिए किस प्रकार की पानी की आवश्यकता नहीं होती है? मतलब क्या साफ पानी नहीं चाहिए उसको? उसे मृदु पानी नहीं चाहिए या फिर कठोर पानी नहीं चाहिए या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जब हम बात करेंगे लिनन की, तो लिनन के लिए आपको साफ पानी चाहिए, आपको मृद पानी चाहिए, कठोर पानी नहीं चाहिए। कठोर पानी का वैसे भी हम उपयोग नहीं करते हैं। ज़रा आप हमें ये बताइए कि जो हमारे जल की
अस्थायी कठोरता है। आपको पता होगा ना कि जब हम जल की कठोरता की बात करते हैं तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका अस्थायी कठोरता होता है और दूसरा आपका अस्थायी कठोरता होता है। तो आप हमें ये बताइए कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? या हम जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने की कौन-सी विधि है? ठीक? चलिए, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। लिनन के लिए किस प्रकार की जलवायु चाहिए? समशीतोष्ण, नम, आर्द्र, उपरोक्त सभी। तो जब हम बात करेंगे लिनन की, तो इसके लिए जो जलवायु चाहिए वो आपको समशीतोष्ण चाहिए, नम जलवायु चाहिए, आर्द्र चाहिए, यानी कि ये सभी लिनन के लिए उपयोगी होते हैं। ये सारे के सारे आपके सही हो जाएँगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। फ्लैक्स के पौधे के सफेद फूल से किस प्रकार का रेशा प्राप्त किया जाता है? हालांकि पहला क्वेश्चन हमारा कुछ इसी तरीके का था, मतलब यही क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन वहां पर आपसे उच्च कोटि के लिनन के बारे में पूछा गया था। यहाँ पर आपसे सफेद फूल। क्वेश्चन आपका अगला ये भी हो सकता है कि फ्लैक्स के पौधे के नीले फूल से किस प्रकार का रेशा प्राप्त किया जाता है। ठीक, चलिए, लेकिन यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि जो हमारे फ्लैक्स का पौधा है, फ्लैक्स के पौधे के सफेद फूल से किस प्रकार का रेशा प्राप्त किया जाता है? क्या वो निम्न श्रेणी का होता है? क्या वो उच्च श्रेणी का होता है? साधारण सा रेशा होता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अगर आपने पहला क्वेश्चन ध्यान से सुना होगा तो आपको समझ में आया होगा कि जो सफेद फूल से प्राप्त होने वाला रेशा होता है वो आपका निम्न कोटि का होता है, जबकि जब हम बात करते हैं नीले की, तो नीले से आपको उच्च कोटि का रेशा प्राप्त होता है। ठीक, हमारा राइट आंसर क्या है? हमारा राइट आंसर है निम्न कोटि का रेशा। सफेद फूल से निम्न कोटि का रेशा, नीले फूल से उच्च कोटि का रेशा। ठीक, चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। नीले फूल वाले फ्लैक्स के पौधे से किस प्रकार का रेशा प्राप्त किया जाता है? तो अभी अभी हमने देखा कि नीले फूल वाले फ्लैक्स के पौधे से उच्च कोटि का रेशा तैयार किया जाता है, या जो उच्च कोटि का रेशा आपको प्राप्त होता है। ठीक, चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन खोज खोज के, खंगाल खंगाल के निकाले गए हैं। ठीक, चलिए, लिनन में पाए जाने वाला गोंद है। लिनन में कौन सा गोंद पाया जाता है? सेरिसिन पाया जाता है, फाइब्रिन पाया जाता है, केराटिन पाया जाता है, या फिर पैक्टिन पाया जाता है? जब हम लिनन की बात करते हैं तो लिनन में पाया जाने वाला जो गोंद होता है वो तो आपका पैक्टिन होता है। सेरिसिन, फाइब्रिन और केराटिन, इन तीनों के बारे में एक-एक शब्द हमें आप बताइए कि सेरिसिन कहाँ पाया जाता है, फाइब्रिन कहाँ पाया जाता है, साथ ही साथ केराटिन कहाँ पाया जाता है। इन तीनों के बारे में आप हमें बताएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। लिनन का वस्त्र किसका प्रतीक माना जाता है? लिनन के प्रतीक को आप किसका प्रतीक मानते हैं? क्या विलासिता का प्रतीक है ये? शुद्धता का प्रतीक है ये? शीतलता का प्रतीक है ये, या फिर सभी का? तो आपको पता है ना कि लिनन हमारा विलासिता का प्रतीक है। हर कोई लिनन के कपड़े नहीं पहन सकता है। लिनन का वस्त्र कपास से, यानी कि कॉटन से महंगा होता है। ये शुद्धता का प्रतीक होता है, ये शीतलता का प्रतीक है। इसीलिए तो हम मम्मी में इसको लपेटते हैं, या मम्मी को लपेटने के लिए हम लिनन का ही उपयोग करते हैं। इसकी अवशोषकता बहुत होती है, मजबूती इसकी बहुत होती है। अवशोषकता अधिक होने की वजह से ही हम तौलिया और रूमाल लिनन के बनाते हैं। तो इसकी काफ़ी विशेषताएँ हैं, ठीक? उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। फ्लैक्स के पौधे पूर्णतः परिपक्व होने के बाद किस रंग के दिखाई देते हैं? जब आपके फ्लैक्स के जो पौधे हैं वो पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं, तब उनका रंग कैसा हो जाता है? नीला होता है, काले होते हैं, सफेद होते हैं, या फिर वो भूरे कलर के दिखाई देते हैं?
तो आपको पता होना चाहिए कि नीले और सफ़ेद की बात तो हमने फूल के की थी, लेकिन जब हमारे फ्लैक्स के पौधे पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं, तब वो हमें भूरे रंग के दिखाई देते हैं। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। लीनन के छोटे तंतुओं को कहा जाता है? जैसे कपास के छोटे तंतु की बात हमने की थी, कल डिस्कस किया था। ज़रा आप हमें बताएँगे कि कपास के छोटे तंतु को हम क्या कहते हैं? हम बात कर लेते हैं लीनन की। तो क्या इसे नॉइल कहते हैं? क्या इसे टो कहते हैं? क्या इसे लाइन कहते हैं या फिर उपरोक्त सभी? तो जब हम लीनन के छोटे तंतु की बात करेंगे, तो लीनन के छोटे तंतु को हम टो के नाम से जानते हैं, हम उसे टो कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। लीनन के लंबे तंतु को क्या कहते हैं? क्या उसे लाइन कहते हैं, टो कहते हैं या फिर उसे नॉइल कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो छोटे तंतु को क्या कहा आपने? टो कहा। लंबे तंतु को क्या कहेंगे? लाइन कहेंगे। और ये जो नॉइल है, नॉइल क्या है? कल आपने डिस्कस किया था इसके बारे में, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। लिनन के शुष्क कताई करने पर किस प्रकार का धागा प्राप्त होता है? जब आप लिनन की शुष्क कताई करते हैं, तो ड्राई स्पिनिंग जब करते हैं, तो आपको कैसा धागा प्राप्त होता है? क्या खुरदुरा धागा प्राप्त होता है? असमान धागा प्राप्त होता है? मजबूत धागा प्राप्त होता है या फिर उपरोक्त सभी? तो जब हम लिनन की ड्राई स्पिनिंग करते हैं, तो हमें इससे जो धागा प्राप्त होता है, वो खुरदुरा, असमान लेकिन मजबूत प्राप्त होता है, यानी कि उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब हम लिनन को यानी कि लिनन को आर्द्र कताई में कितने तापमान की आवश्यकता होती है? क्या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पर हम कताई करते हैं? 120 डिग्री फ़ारेनहाइट पर करते हैं, 150 डिग्री फ़ारेनहाइट पर करते हैं या फिर 200 डिग्री फ़ारेनहाइट पर करते हैं? तो ध्यान रखेंगे, आर्द्र कताई के लिए लिनन की बात हो रही है, यहाँ पर एक टर्म आपका छूट गया है। लिनन की कताई के लिए हम 120 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान की हमें आवश्यकता होती है। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। जब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की, तो पूछ रहा है कि लिनन की आर्द्र कताई, एक आपने अभी क्या देखा? ड्राई स्पिनिंग, दूसरा है आपका वेट स्पिनिंग। वेट स्पिनिंग में टेम्परेचर आपको चाहिए 120 डिग्री फ़ारेनहाइट, लेकिन आपको यहाँ पर बताना है कि जब आप वेट स्पिनिंग कर रहे हैं, तो इससे आपको धागा कैसा मिलेगा? नरम मिलेगा, महीन मिलेगा, समान मिलेगा या फिर उपरोक्त सभी? तो ध्यान रखेंगे, जब हमने ड्राई स्पिनिंग की थी, तो हमें धागा इसके अपोजिट मिल रहा था। जब हम लिनन को वेट स्पिनिंग करते हैं, तो इससे हमें जो धागा मिलता है, वो नरम होगा, महीन होगा, साथ ही साथ वो समान होगा। ठीक? तो ये तीनों विशेषताएं होंगी आपके आर्द्र कताई के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। लिनन के वस्त्र में लोच मैता और समान मोटाई के लिए कौन सी परिसज्जा की जाती है? क्या उस पे आप बीटलिंग प्रोसेस करते हैं? क्या आप उसे कैलेंडरिंग प्रोसेस करते हैं? क्या आप मर्सराइजिंग करते हैं या फिर आप उस पे साइजिंग करते हैं? तो ध्यान रखेंगे कि लोच मेहता और समान मोटाई के लिए, यहाँ पर चमक की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। तो लोच मेहता और समान मोटाई के लिए हम उस पर व्हीटलिंग प्रोसेस करते हैं। ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। लिनन में चमक लाने के लिए कौन सी परिचर्या करते हैं? क्या बीटलिंग करते हैं, कैलेंडरिंग करते हैं, मर्सराइजिंग करते हैं? हालाँकि जब आप बीटलिंग करते हैं, यानी कि जब उसकी कुटाई करते हैं, तो थोड़ी बहुत चमक आती है उसमें। लेकिन ध्यान रखेंगे, हम बात कर रहे हैं उसमें चमक लाने के लिए, तो कैलेंडरिंग और मर्सराइजिंग, ये दोनों परिचर्याओं के थ्रू हम क्या करते हैं, लिनन पर चमक लाने का कार्य करते हैं। ठीक? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 25।
4 लीनन का अनुप्रस्थ काट होता है। लीनन का जब आप भौतिक गुण देखते हैं तो भौतिक गुण में हम क्या देखते हैं? अनुप्रस्थ काट। अनुप्रस्थ काट कैसा होता है? क्या बहुकोणीय होता है? दोनों सिरे नुकीले होते हैं? दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जब आप इसके अनुप्रस्थ काट को देखते हैं, जब लिनन के अनुप्रस्थ काट को देखते हैं, तो इसकी संरचना जो होती है, एक तो आपको दो बहुकोणीय दिखाई देती है, साथ ही साथ इसके जो दोनों सिरे होते हैं, वो नुकीले होते हैं। कैसे होते हैं? वो नुकीले होते हैं, यानी कि उपरोक्त दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 25। महीन लिनन में चमक होती है, कैसी? सिल्क के समान होती है, कपास के जैसे होती है, जूट के जैसे होती है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जब हम महीन लीलन की बात करेंगे तो वैसे भी आपको पता है कि जो आपका कपास का रेशा है, जूट के रेशे से तो हम वस्त्र बनाते ही नहीं हैं। बनाते क्या हैं? खिलौने वगैरह बनाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं महीन लिनन के चमक की, तो महीन लिनन में जो चमक होती है, वो आपको सिल्क के समान मिलती है। कपास में आपको पता ही है कि उतनी चमक नहीं है और वैसे भी कपास तो आपका सस्ता होता है। लिनन की अपेक्षा कपास आपका काफ़ी सस्ता होता है। जो आपकी लिनन में चमक है, वो महीन लिनन की बात हो रही है। तो जैसे आपके धागे बनते हैं, मोटे भी बनते हैं, पतले भी बनते हैं। तो वो हम धागे को बना किसके लिए रहे हैं, वो ज़रूरी होता है। मोटे धागे से हम अलग चीज़ बनाते हैं, पतले धागे से हम अलग चीज़ बनाते हैं। तो जो आपका महीन वाला लिनन होता है, उसमें जो चमक आपको देखने को मिलती है, वो सिल्क के समान अर्थात रेशम के समान आपको देखने को मिलती है। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। लिनन में कितना प्रतिशत मोम और पैक्टिन पाया जाता है? जब हम बात करते हैं लिनन की ना, तो इसमें मोम और पैक्टिन 2 चीज़ें पाई जाती हैं। तो कितना प्रतिशत ये दोनों होते हैं? 25%, 50%, 75% या फिर 90%? तो ध्यान रखेंगे लिनन में जो आपका मोम और ये आपका जो मोम और पैक्टिन पाया जाता है, ये लगभग 25% तक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अब यहाँ तक जो आपके क्वेश्चन थे, वो आपके लिनन के थे। कुछ क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किए थे, आई थिंक 10-12 क्वेश्चन तो कल ही हमने डिस्कस किए थे लिनन के और 25 से 26 क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए। तो टोटल आपका 30 टू 35 क्वेश्चन आराम से बन गया है लिनन से, ठीक? अब जो आपके अगले क्वेश्चन हैं, ये आपके 27 टू 45 तक जो हैं, ये आपके जूट से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, जूट से संबंधित प्रश्न हैं, ठीक? और हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि आज हम 2 टॉपिक को यहाँ पर कवर अप करेंगे। कौन-कौन सा? एक लिनन और एक जूट, ठीक? तो जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? भारत में होता है, पाकिस्तान में होता है, अमेरिका में होता है या फिर बांग्लादेश में होता है। तो ये आप बाखूबी जानते हैं कि जूट उत्पादन में जो सर्वाधिक जूट का उत्पादन करता है, वो आपका बांग्लादेश करता है। पूरे विश्व का कितना प्रतिशत जो आपका बांग्लादेश है, वो जूट का उत्पादन करता है? क्या आप हमें बता सकते हैं? अगर नहीं बता सकते हैं तो आगे मिलेगा, परेशान नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है आपका 28। कह रहा है जूट के रेशे छूने पर कैसे होते हैं? जैसे हम रेशों को छूते हैं ना, अच्छा जब हम किसी चीज़ को छूते हैं, तो छूने पर जो आपको महसूस होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पोत कहते हैं, उसे हम टेक्सचर कहते हैं। अब जब हम यहाँ पर टेक्सचर की बात कर ही रहे हैं, तो ज़रा आप हमें ये बता दीजिए कि जो आपका ये पोत है, जो ये टेक्सचर है, किसी भी चीज़ को छूने पर जैसा आपको अनुभव होता है, वही आपका टेक्सचर कहलाता है, ठीक? क्या ये कला का सिद्धांत है या फिर ये कला के तत्व हैं? 2 चीज़ आपने पढ़ी थी कला में, एक कला के तत्व पढ़े थे और एक कला का सिद्धांत पढ़ा था। तो ज़रा हमें ये बता दीजिए आप कि जो कला का ये पोत है आपका या जिसे हम टेक्सचर कह रहे हैं, ये कला का सिद्धांत है या फिर कला के तत्व हैं? ठीक? एक क्वेश्चन आपका होम मैनेजमेंट से।
हम बात कर रहे हैं जूट के रेशे के छूने की, तो क्या ये चिकने और मुलायम होते हैं? क्या ये चिकने और कड़कीले होते हैं, रूखे और कड़े होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखेंगे, जब हम जूट के रेशों को छूते हैं तो ये छूने में आपको चिकने और कड़कीले दिखाई देते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। जूट के रेशे प्राप्त होते हैं तने से, फूल से, पत्ते से, जड़ से। तो हमें पता है ना कि जब हम वानस्पतिक जगत में जाते हैं तो वानस्पतिक जगत में आपको तने, पत्ते और बीज, इन तीनों से रेशे प्राप्त होते हैं। बीज से हमें दो ही, कापोक और कपास। जब हम पत्ती की बात करते हैं तो सीसल और पिना आता है। बाकी सारे जितने भी आते हैं, चाहे हेम्प हो, चाहे मनीला हो, चाहे आपका जूट हो, लिनन हो, ये सारे के सारे आपके किससे प्राप्त होते हैं? तने से ही प्राप्त होते हैं। तो जूट का रेशा आपको कहाँ से प्राप्त होता है? तने से प्राप्त होता है। कैसा रेशा है? वानस्पतिक रेशा है। वानस्पतिक यानी कि प्राकृतिक रेशा है। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। जूट के रेशे से तैयार किए जाते हैं परिधान हेतु वस्त्र, बोरे, रस्सियां, टाट, चटाई, उपरोक्त सभी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अभी-अभी हमने बताया कि जो हमारे जूट के रेशे हैं, ये इनमें मजबूती उतनी नहीं होती है। मतलब ये बहुत ही कड़े-कड़े से होते हैं। इनको आप इन पे ब्लीच वगैरह कर नहीं सकते हैं। तो इन जो रेशों से तैयार होता है वो वस्त्र कभी नहीं बनाया जाता है। बनाया क्या जाता है? तो जब हम बात करते हैं जूट के रेशों की, तो जूट के रेशों से हम बोरे, रस्सियाँ, चटाई, ये सारी चीज़ें बनाते हैं। टाट, टाट-वाट आपने देखा होगा। अच्छा, जो हमारे घरों पर ये क्या बोलते हैं इसको, अनाज को रखने के लिए जो बोरे आते हैं, वैसे नॉर्मली तो घरों पर वो टंकी-वंकी में रखा जाता है, जो कि ये स्टील की होती हैं या फिर आपके ये जस्ते की होती हैं, यानी कि एल्युमिनियम की होती हैं, इन सब में रखा जाता है। तो रखने के लिए हम अलग-अलग ड्रम का इस्तेमाल करते हैं। बट आपने देखा होगा कि जब हमारे घर से कुछ बेचा जाता है अनाज कोई, तो उसमें हम बोरे में भर के बेचते हैं चीज़ों को। वो जो दुकान वाले आते हैं ले जाने, वो बोरा लेके आते हैं, तो वही आपका जूट का बोरा होता है। उसी का इस्तेमाल आपने टाट, जो लोग पहले, काफ़ी पहले प्राथमिक विद्यालय में पढ़े होंगे, तो वहाँ पर भी बैठने के लिए टाट मिलता था। वो भी किसका होता था? जूट का होता था, ठीक? और आपने देखे होंगे कई, यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है आपको, बट काफ़ी खिलौने बनते हैं जूट से, और काफ़ी डेकोरेटिव आइटम बनाए जाते हैं। तमाम प्रकार के डेकोरेटिव आइटम बनाए जाते हैं, जो कि हमारे घरों पर, हमारे घरों की शोभा बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वो सारी चीज़ें जूट के बनाए जाते हैं। बच्चों के लिए खिलौने जूट के बनाए जाते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों में हम इनका इस्तेमाल करते हैं, वस्त्र आदि बनाने में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है। जूट का रेशा है वानस्पतिक रेशा है, प्रोटीन रेशा है, मानवकृत रेशा है, या फिर संश्लेषित रेशा है? तो हमें पता है ना कि जूट जो है हमारा वो प्राकृतिक रेशा है। प्राकृतिक में भी वानस्पतिक रेशा है। वानस्पतिक में भी तने से प्राप्त होने वाला रेशा है। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32। जूट का पौधा है छमाही होता है, बहुवर्षीय होता है, एक वर्षीय होता है, या फिर 2 वर्षीय होता है? तो जब हम बात करते हैं जूट के, तो जूट का जो पौधा होता है वो आपका द्विवर्षीय होता है। कितना होता है? जूट का रेशा आपका द्विवर्षीय होता है। ठीक। सॉरी, मतलब ये जो जूट का आपका रेशा होता है, जूट का पौधा जो होता है, ये आपका एक वर्षीय होता है, और ये हमने अपनी क्लास में पहले भी डिस्कस कर रखे हैं। द्विवर्षीय नहीं होता है, ये आपका एक वर्षीय होता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33। जूट की खेती होती है सर्द वातावरण में, उष्ण एवं नम वातावरण में, दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जब हम आपके जूट की खेती की बात करेंगे, तो ये उष्ण और नमक नहीं, ये नम वातावरण में आपको देखने को मिलता है, या इसकी खेती होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। बात कर रहे हैं जूट के पौधे की लंबाई की, कपास के
पौधे की लंबाई हमने डिस्कस की, लिनन के पौधे की लंबाई हमने डिस्कस की, ये कल की क्लास में देखा था, आज नहीं। अब आपको बताना है कि जूट के पौधे की लंबाई कितनी होती है। 4 से 6 फीट होती है, 10 से 12 फीट होती है, 10 से 20 फीट होती है या फिर 6 से 12 फीट होती है। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये आपको अलग-अलग बुक में थोड़ा बहुत डिफरेंस मिल जाता है, जैसे 5 से 12, किसी में 6 से 12 ऐसा दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे हम 6 से 12 फीट, ठीक? अगर ये 5 से 12 दिया होगा, तो भी आपको परेशान नहीं होना है। अलग-अलग बुक में आपको अलग-अलग मिल जाता है। हालाँकि जूट से इतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता है। बस आपसे ये पूछ लेगा कि तने वाला पौधा है कि कैसा पौधा है। साथ ही साथ इसके वस्त्र बनते हैं या नहीं बनते, इसके रेशे छूने पर कैसे हैं, बस यही सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। जूट के रेशे मोटे और खुरदुरे वस्त्र बनते हैं, चिकने और कोमल वस्त्र बनते हैं, मजबूत और टिकाऊ वस्त्र बनते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी-अभी हमने चर्चा किया ना कि जो जूट का रेशा है, जूट का रेशे जो होते हैं उससे हम वस्त्र का निर्माण नहीं करते हैं। उससे हम बोरे हो गया, रस्सियाँ हो गई, टाट हो गए, ये सारी चीज़ बनाते हैं, खिलौने हो गए, डेकोरेटिव आइटम हो गए, ये कभी-कभी बैग वगैरह भी बना लेते हैं जूट के, तो ये सारी चीज़ें बनती हैं, वस्त्र थोड़ी ना बनता है, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका और हाँ, ध्यान रखिएगा इसी को हम सुनहरा रेशा के नाम से भी जानते हैं, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36 और ये क्वेश्चन हमने आपसे पहले ही पूछा था। है क्या? पूरे विश्व का लगभग कितना प्रतिशत जूट अकेले बांग्लादेशी उत्पादित करता है? 50%, 60%, 85% या फिर 95%? तो ध्यान रखेंगे जो बांग्लादेश है ये जूट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है। ये पूरे विश्व का लगभग 85% जूट जो है ये अकेले ही उत्पादित करता है। कौन? बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37। अब यहाँ पर कुछ आपके और छोटे-छोटे तंतु हैं, उनके बारे में भी हमने डिस्कस कर रखा है। हमने आपको पहले ही बताया कि जूट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं और ना ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कुछ पूछा जाता है। ध्यान क्या रखना है? सुनहरा रेशा क्या है? जूट को कौन-सा रेशा कहते हैं? छूने पर ये कैसा होता है? साथ ही साथ इससे कैसे वस्त्र बनाए जाते हैं? वस्त्र बनाए जाते हैं या नहीं बनाए जाते हैं? खिलौने, टाट, पट्टियाँ ये सब बनाने के लिए किस रेशे का इस्तेमाल ज़्यादा होता है? तो बस यही बेसिक सी बातें हैं, इसको ध्यान रखनी है और आप सबको ध्यान भी रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका हेम्प का तंतु प्राप्त होता है बीज से, तने से, पत्ते से या फिर फल से? तो हमने आपको बताया कि जो आपके 2 आपके बीज के हैं, 2 आपके पत्ती के हैं, बाकी सारे के सारे आपके तने में ही आते हैं। तो हेम्प भी आपका तने से प्राप्त होने वाला रेशा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। हेम्प का सर्वाधिक प्रयोग किस उद्योग में किया जाता है? कपड़ा उद्योग में, कागज उद्योग में, खिलौने में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जब हम खिलौने की बात करते हैं तो उसमें हमारा जूट आता है। जूट से हम खिलौने आदि बनाते हैं, लेकिन जब हम हेम्प की बात करेंगे ना, तो हेम्प का उपयोग सर्वाधिक कहाँ पर करते हैं? तो कागज़ उद्योग में हम हेम्प का उपयोग सर्वाधिक करते हैं। कहाँ पर? कागज़ उद्योग में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। हेम्प का तंतु साधारणतः किस रंग का होता है? सफ़ेद होता है, लाल होता है, नीला होता है या फिर काला होता है? तो जब हम हेम्प की बात करेंगे, अभी तक आपने कितने रेशे पढ़े, यानी कि आपने कपास के बारे में पढ़ा, आपने लिनन के बारे में पढ़ा, आप जूट पढ़ रहे हैं, जूट पढ़ लिया आपने, आप हेम्प पढ़ रहे हैं। किसी रेशे को आपने काला नहीं देखा था, बट ध्यान रखिएगा जो हेम्प का रेशा होता है, हेम्प का तंतु होता है, ये साधारणतः कैसा होता है? काले रंग का होता है, ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। हालांकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं और ना ही आपके बुक में इसके बारे में डिटेल में दिया है। मैंने कई बुक देखे, मुझे यहाँ ये बहुत ज़्यादा डिटेल में दिखा नहीं और ना ही यहाँ से मुझे कोई क्वेश्चन वैसे दिखे। बस ये कहाँ से प्राप्त होने वाला रेशा है, हेम्प को किससे प्राप्त किया जाता है,
मतलब कहाँ से प्राप्त होने वाला रेशा है, यही क्वेश्चन अभी तक मैंने देखा। और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन उठाए जाते हैं सबसे ज़्यादा आपके लिनन हो गए, कपास हो गए, जूट से हमने बताया कि 4-6 क्वेश्चन, और साथ ही साथ आपसे पूछा जाता है ये कपास हो गया, ये ऊन हो गया, रेशम हो गया, और आपके रेयॉन हो गए, नायलॉन हो गया, पॉलिएस्टर हो गए, यहाँ सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो बहुत ऐसे बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं कि किससे प्राप्त होता है, बीज से, तने से, फल से, पत्ती से, कैसे? प्राकृतिक है कि कृत्रिम है? ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक? तो इसीलिए आपको जो इंट्रो क्लास हुई थी, वहाँ पर हमने इन सब के बारे में जो बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहीं पर डिस्कस कर लिया था। उम्मीद है कि आपने इंट्रो क्लास ज़रूर ली होगी। हम बात करते हैं मनीला की। मनीला में पाया जाने वाला हेम्प, ये मनीला, आप ये जो मनीला स्थान की बात हो रही है, मनीला में पाया जाने वाला हेम्प अच्छी किस्म का तथा किस रंग का होता है? काला, नीला, सफेद या फिर पीला? अभी आपने देखा था ना, जो हेम्प का रंग होता है वो साधारण तौर पर कैसा होता है? काला होता है। लेकिन जब हम स्पेशल मनीला के हेम्प की बात करेंगे तो वो अच्छी किस्म का होता है। साथ ही साथ रंग कैसा होता है? तो उसका रंग आपका सफेद होता है। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। लिनन के तंतु में कितनी प्रतिशत अशुद्धियां पाई जाती हैं? 5%, 15%, 25% या फिर 35%? तो ध्यान रखिएगा, हमारे लिनन में जो अशुद्धियां पाई जाती हैं वो 5% पाई जाती हैं। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्या है? निम्नलिखित में से रासायनिक रेशे हैं? पॉलिएस्टर हैं, एक्रिलिक हैं, सरन हैं या फिर उपरोक्त सभी? तो ये सारे के सारे नाम से ही आपको पता चल रहे होंगे क्या हैं? ये सारे के सारे आपके कृत्रिम रेशे हैं, रासायनिक रेशे हैं, संश्लेषित रेशे हैं। ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43। रेमी को कहा जाता है, रेमी क्या है? ये भी आपका एक प्राकृतिक रेशा है। प्राकृतिक में भी वानस्पतिक रेशा है। ठीक? रेमी वानस्पतिक में भी ये आपका तने से प्राप्त होने वाला है। तो जो रेमी है, रेमी को हम और क्या कहते हैं? कॉयर कहते हैं, हेम्प कहते हैं, चाइना ग्रास कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? सबसे पहले तो आप ये हमें बताइए कि नेटल, आपने नाम सुना होगा नेटल। नेटल के पौधे से किसकी प्राप्ति होती है? एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी कॉयर आपको पता है कि जो नारियल की छाल होती है, उससे जो हमें प्राप्त होता है रेशा, उसे हम कॉयर कहते हैं। हेम्प के बारे में अभी-अभी आपने सुना, बचा आपका चाइना ग्रास। तो रेमी को हम चाइना ग्रास के नाम से जानते हैं। आप हमें बताएँगे कि नेटल के पौधे से हम किसको प्राप्त करते हैं? हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? एक्चुअली ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और आप में से कुछ लोगों ने आंसर दिया था, बहुत अच्छी बात है, आपको डेट याद है। लेकिन काफ़ी लोगों ने आंसर नहीं दिया था, तो हमने सोचा एक बार यहाँ पर क्यों ना क्वेश्चन को रख दिया जाए, क्योंकि हम पढ़ भी रहे हैं अपने रेशों के बारे में। तो विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर को, 9 अक्टूबर को और 10 अक्टूबर को। जब हम बात करते हैं विश्व कपास दिवस की, तो इसके लिए हम 7 अक्टूबर का जो दिन है उसको चुनते हैं। ये होता है आपके विश्व कपास दिवस का दिन, जिसे हम कहते हैं विश्व कपास दिवस। अगला क्वेश्चन है और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है क्या? अच्छा, यहाँ पर जूट से एक क्वेश्चन मेरा छूट गया है। मैं इसको क्या करूँगी, कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दूँगी या किसी दिन और हम डिस्कस कर लेंगे। नाम सुना होगा आपने इज़रा का। इज़रा का नाम सुना होगा आपने, अगर किसी को याद है। हालाँकि क्वेश्चन पहले भी मैंने पूछा है, तो 2-4 बच्चों ने दिया था, बहुत अच्छी बात है। जिसने नहीं कमेंट किया था, अगर याद हो तो आप इज़रा का फुल फॉर्म ज़रूर बताइएगा। हम बात कर लेते हैं एएसटीएम। एएसटीएम का फुल फॉर्म क्या है? पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, कहीं न कहीं नोट डाउन ज़रूर करिएगा, ठीक? क्या? अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मैनेजमेंट है, अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट फॉर टेस्टिंग मटेरियल्स है, या फिर अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल्स है, या फिर इनमें से कोई नहीं?
तो नाम आप ध्यान रखेंगे क्या, ASTM। ASTM का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल, ठीक। इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ इजरा का भी फुल फॉर्म जरूर बताइएगा अगर आपको याद हो तो, ठीक। बाकी आज के लिए यही इतना रखेंगे। ये थे आज के आपके 45 क्वेश्चन। आप हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आपने 45 में से कितना क्वेश्चन सही किया है, ठीक। 45 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और कल की क्लास में आप सिल्क का टॉपिक पढ़कर ज़रूर आइएगा। कल हम डिस्कस करेंगे सिल्क के क्वेश्चन, और क्वेश्चन आपके कम नहीं होंगे। कल आपका पूरा का पूरा जो क्लास होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सिल्क से रिलेटेड होगा, क्योंकि सिल्क का टॉपिक आपका बड़ा है, ठीक? और और क्या? और आप में से जो लोग भी नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर थ्योरी की क्लास नहीं ली है, तो जाकर ज़रूर लीजिएगा। टेक्सटाइल में हमने 50 प्लस क्लासेस करवाई हैं। आई थिंक 53 या 55 के आसपास आपकी क्लासेस हुई हैं। तो थ्योरी की क्लास ज़रूर लीजिए। आप अगर जितना बार-बार देखेंगे, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार देख लिया है, हो गया। आप उसको बार-बार देखिए। अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप उसे बार-बार सुनिए। आप जितनी बार आप उसे देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, उतना ही ज़्यादा आप उसको प्रतिधारण करेंगे। और आपको पता ही होगा कि जो ओपी दहामा हैं, एक्सटेंशन एजुकेशन में आपने पढ़ा है, उन्होंने क्या कहा है कि हमारी ज्ञानेंद्रियाँ जितना ज़्यादा एक्टिव होंगी, हमारे प्रतिधारण की क्षमता उतना ज़्यादा अधिक होगा। जैसे अगर आप कोई चीज़ सिर्फ़ पढ़ते हैं, वो आपको कितना याद होता है? 10%। अगर आप सुनते हैं, तो कितना याद होता है? अगर आप उसको पढ़ते हैं और सुनते हैं और देखते हैं, तो कितना याद होता है? आप वार्तालाप करते हैं, कितना याद होता है? आप वार्तालाप करते हुए अपने कार्य को संपन्न करते हैं, तो कितना याद होता है? ज़रा एक बार ये जो इनका समीकरण दिया गया था, प्रतिधारण क्षमता इन्होंने बताई थी, आप एक बार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आपने नोट्स भले बनाई है, बहुत अच्छी बात है। वो जब आप एग्ज़ाम के आपके 10 दिन पहले, 15 दिन पहले जब आप उसको रिवीज़न करेंगे ना, तो आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा उस नोट्स की इम्पोर्टेंस क्या है। उससे पहले आप हर दिन, ज़्यादा नहीं, बस 2 क्लास, 3 क्लास ऐसे ही ईयरफ़ोन लगा के सुन लीजिए। जैसे आज हमने आपको बताया कि कल हम डिस्कस करेंगे लिनन का सॉरी, कल हम डिस्कस करेंगे सिल्क के टॉपिक को। तो आज आप कल दिन भर में, आज रात में जब भी आपको टाइम मिले, तो बस आप लिनन के तो हो गए, आप जो है सिल्क के टॉपिक और वूल के टॉपिक दोनों पढ़ डालिए। आपके पास समय है, स्पीड बढ़ा दीजिए और सुनिए। हालाँकि स्पीड वैसे ही ज़्यादा रहती है, तो आप बढ़ाएँगे ही क्या? फिर भी 1-2 पॉइंट आप बढ़ा सकते हैं, तो बढ़ाकर आप सुनिए। जितना ज़्यादा आप सुनेंगे, बार-बार चीज़ों को देखेंगे, उतना ज़्यादा याद होगा। और ध्यान रखिए, जा मतलब आप ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में मत पड़िए। आप जितना पढ़ रहे हैं, उसको आप कितना धारण कर पा रहे हैं, आप उसको कितना, आपकी क्षमता कितना है उसको प्रतिधारण करने की, ये आप देखिए। जब चीज़ों को आप बार-बार पढ़ेंगे, बार-बार वही सुनेंगे, तब आपको चीज़ें याद हो जाएँगी। नहीं तो आप देखते होंगे, अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया होगा, आप एग्ज़ाम हॉल में कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे गलत करके आते हैं, ऐसे गलत करके आते हैं, जो आपकी नज़रों से ऐसे निकलता रहता है, बस रिवीज़न की कमी की वजह से हमारा गलत हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि हमने रिवीज़न कितना किया है, चीज़ों को धारण कितना किया है। ना कि हम नई-नई बुक पढ़ लें, यहाँ भी पढ़ लें, वहाँ भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप पढ़िए और उसको बार-बार पढ़िए, फिर वो आपको मतलब फिर आप उसको प्रतिधारण कर पाएँगे, ठीक? चलिए, आज के लिए यही इतना रखते हैं। उम्मीद है कि सेशन आपको पसंद आया होगा, क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा, और मैं आपसे क्वेश्चन इतने पूछती हूँ, अगर आप देंगे तो भी आपका रिवीज़न और भी अच्छा होता चलेगा, ठीक? चलिए, और आप में से जिन्होंने भी अभी तक टेलीग्राम जॉइन नहीं किया है, वो टेलीग्राम जॉइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर शाम 5 बजे आपकी क्विज़ होती है, जिसमें 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन की क्विज़ होती है। आपकी
रिवीजन की दृष्टि से वो क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आपके अच्छे होते हैं, तो आप वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं, अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं क्योंकि जो यहाँ हम डिस्कस करते हैं, वो क्वेश्चन अलग होते हैं और जो वहाँ के क्वेश्चन होते हैं, वो अलग होते हैं, सेम क्वेश्चन आपको नहीं मिलते हैं, ठीक? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, तो रिवीजन करते रहिए, कोई प्रैक्टिस बुक वगैरह ले लीजिए, प्रैक्टिस ज़रूर करिए, ठीक? चलिए, बाय बाय, टेक केयर।